डिफाइन करने की कोशिश की कि ऑडिट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई इनकी की। मीन ऑडिट कौन करेगा? ऑडिटर्स। एक फर्म से ऑडिटर्स की एक टीम किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएगी, जो क्या करेगी? चेक करेगी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोले तो 5 कंपोनेंट्स का सेट। चेक करेगी कि इसके अंदर हर फिगर जो लिखी हुई है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितनी बनती है उतनी है या नहीं। ना सिर्फ फिगर, अकाउंटिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चाहिए वो भी हैं या नहीं है। अगर हैं तो एक रिपोर्ट इशू कर देगा जिसमें बताएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है तो रिपोर्ट के अंदर क्या लिखेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कैसे ये ऑडिट होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑडिट प्रोसेस, प्लानिंग करेगा ऑडिटर, पहले अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेगा, एक वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करेगा और देखेगा स्ट्रॉन्ग है तो अपनी ऑडिट अप्रोच डिफाइन करेगा। सिस्टम बेस्ड अप्रोच। व्हाट इज सिस्टम बेस्ड अप्रोच? What is system based approach? Performing test of control and reduced volume of substantive procedure when auditor have evaluated control system as strong. और अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेगा? सब्सटेंटिव अप्रोच। मीन परफॉर्मिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग वीकनेसेस टू मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनल ऑडिट में फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद क्या करेगा? एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर देगा। और हमने यहाँ से कुछ डेफिनेशंस ले ली। वॉक थ्रू टेस्ट, दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। व्हाट इज मीन बाय टेस्ट ऑफ कंट्रोल? दीज आर टेस्ट टू सीक एविडेंस दैट कंट्रोल्स आर प्रॉपर्ली वर्किंग थ्रू आउट द पीरियड अंडर रिव्यू। मीन वो पूरा साल जिसको हम चेक कर रहे हैं उस पर कंट्रोल्स प्रॉपर्ली वर्क करते रहे हैं, इस चीज़ का एविडेंस लेना क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंटिव प्रोसीजर? दीज आर टेस्ट ऑन ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस, ऑन ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट बैलेंसेस टू सी या टू इंश्योर दे आर एक्यूरेट, वैलिड एंड कंप्लीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट? Audit work performed before the year end has finished is called interim audit, and audit work performed after the year end has finished is called final audit. चलिए आज थोड़ी सी बातें कुछ और करते हैं। एक लड़ाई लड़ते हैं, ऑडिट वर्सेस नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। ऑडिट वर्सेस नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करती है। एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा कुछ और काम भी करती है। क्या काम करती है जी? एक कंपनी का अकाउंटेंट मर गया, पागल हो गया या भाग गया, तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। अब कंपनी का अकाउंटेंट मर गया तो कंपनी क्या करेगी? हमारे पास आएगी, यार मेरा अकाउंटेंट मर गया, ये पागल हो गया, तो प्लीज़ आप मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, क्यों? बड़ी ज़रूरी है। हम क्या करेंगे? लो हम बैठे ही इसलिए, अकाउंटिंग हमने पढ़ी इसलिए, लाओ हम बना देते हैं, लेकिन पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, ये ले पैसे ले, बना दो। हम क्या करेंगे? क्लाइंट का डाटा लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसे दे देंगे। कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हैं। ये क्या है? नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब क्या है? ओपिनियन एक्सप्रेस करना। किस चीज़ के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नॉन ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देना, कोई ओपिनियन नहीं एक्सप्रेस करना। एक कंपनी के पास अकाउंटेंट है लेकिन उसको टैक्स का नॉलेज नहीं है, तो कंपनी ने टैक्स रिटर्न बनानी है एफबीआर को देने के लिए, तो कंपनी हमारे पास आई, यार मेरी टैक्स रिटर्न बना दो। वो हमारा काम ही यही है, पैसे चार्ज करेंगे।
कंपनी का डाटा लिया, टैक्स रिटर्न बना के दी, पैसे चार्ज किए, क्या हमने ऑडिट किया? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। एक कंपनी अपना एसेट कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट की कोई कॉस्ट भी लिखनी है, क्या कहना है? अब एसेट कंस्ट्रक्ट करने में काफ़ी सारी कॉस्ट हैं, बोरिंग कॉस्ट भी हैं, कुछ और कॉस्ट भी हैं, उसमें लीगल फ़ीस भी हैं, कंसल्टेंट्स की कॉस्ट भी है, उसमें कोई कंपनी डेवलप कर रही है तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी है। तो कंपनी को नहीं पता कौन कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है, कौन सी एक्सपेंस आउट करनी है, मीन कितने से एसेट बैलेंस शीट में लिखना है। तो कंपनी हमारे पास आई, हमने स्टैंडर्ड ही इसलिए पढ़े हुए हैं अकाउंटिंग के, तो हम क्या करेंगे, कंपनी को बताएंगे ये कॉस्ट अप टू डेट ऑफ कंप्लीशन है, ये कैपिटलाइज कर दो, ये आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन है, इन्हें क्या कर दो, एक्सपेंस आउट कर दो, इतने से एसेट लिख दो, इतने पे इसको डेप्रिसिएट कर दो, इतनी नेट बुक वैल्यू लिख दो, और क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट फ़ी चार्ज करेंगे। क्या ये हमने ऑडिट किया है? नॉन ऑडिट सर्विसेज। तो एक ऑडिट फर्म ऑडिट के अलावा जो भी काम करती है उसे क्या नाम देंगे? नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। मीन इंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट आर कॉल्ड नॉन ऑडिट इंगेजमेंट्स। क्या कहला? एक कंपनी गई बैंक से लोन लेने, बैंक के पास गई जी मुझे लोन चाहिए, बैंक ने कहा लो हमारा तो काम ही यही है, आए बैठे चाय शाय पिए। अच्छा जी लोन चाहिए आपको? कंपनी का हाँ लोन लेनी है तो आया। कितना लोन चाहिए? कंपनी ने कहा जी इतना लोन चाहिए। ये कंपनी का आप बताएं आप कितना लोन दे देंगे मुझे? बैंक ने कहा मैं ऐसे तो नहीं बता सकता आपको कितना लोन दे दूंगा, मुझे आपकी औकात देखना पड़ेगी। आपकी औकात देख के मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपको लोन देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो आप इस तरह करो, मुझे अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो, मैं देखूंगा आपके कितने इनफ्लोज़ हैं कैश के, कितने आउटफ्लोज़ हैं, उसके बाद मुझे आपकी औकात का पता चलेगा कि आपको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए और कितना देना चाहिए। कंपनी भागेगी अपने अकाउंटेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दे भाई, उसने कहा ये ले सर मैं तो बना के बैठा हूँ। कंपनी लेगी बैंक के आगे रखी, ये ले हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप बताएं कितना लोन देंगे। बैंक ने कहा मैं कैसे एतबार कर लूँ ये ठीक है, मुझे इसके ऊपर किसी से ओपिनियन लेके दो। ओपिनियन कहाँ से लेगी? ऑडिट फर्म से। कंपनी हमारे पास है यार, ये मेरी कैश फ्लो पे ओपिनियन देना। हम क्या करेंगे, उस कैश फ्लो को कंपनी के रिकॉर्ड से थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये जो कैश इनफ्लोज़ है इसके पीछे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मीन कोई सेल्स वूल है, इनकम है, ये पेमेंट है, तो इनके पीछे वाकई कोई डॉक्यूमेंट में कोई एक्सपेंसेस भी हैं, कोई परचेजेस भी हैं। वो वेरीफाई करके हम उस कैश फ्लो के ऊपर एक ओपिनियन दे देंगे। अब ये क्या ऑडिट है? ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 5 कंपोनेंट्स के सेट के ऊपर ओपिनियन देना। उसमें से किसी एक कंपोनेंट के ऊपर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो वो ऑडिट नहीं है, वो क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। मीन नॉन ऑडिट एंगेजमेंट ऐसी है जिनमें कोई ओपिनियन वाला काम भी है, लाइक बैंक के लिए कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं, और कुछ ऐसे काम भी जिनमें कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ काम करके दे रहे हैं, लाइक अकाउंटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे रहे हैं, टैक्स रिटर्न बना के दे रहे हैं, एसेट की वैल्यूएशन करके दे रहे हैं। इस तरह से कंपनी के में अंदर एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी थी। इन्वेस्टर ने कहा यार मुझे आपका करंट और पास तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नज़र आ रहा है, मुझे अपना फ्यूचर दिखाओ, आपका फ्यूचर क्या? क्यों कोरोना शुरू चल रहा है तो पता नहीं फ्यूचर में आपके हालात क्या होंगे, तो मुझे अपना फ्यूचर दिखाओ, फ्यूचर में आपके क्या इनफ्लोज होंगे, क्या कैश जनरेशन होगी, क्या सेल होंगी, मीन मुझे अपनी फोरकास्ट बना के दो। तो कंपनी ने अपनी फोरकास्ट बना दी। कैसे? पिछले 5 सालों में हमारा सेल का ये ट्रेंड था, करंट के ऊपर उतना हमने इंक्रीज़ परसेंटेज का डाला तो फ्यूचर की सेल ये होगी। पिछले 5 सालों में एक्सपेंसेस का ट्रेंड ये था, करंट पे उतना इम्पैक्ट डाला, फ्यूचर के एक्सपेंसेस ये होंगे, प्रॉफिट ये होगा। तो कंपनी ने अपनी फोरकास्ट बना के दे दी इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर पकड़ के लेके हमारे पास आ गया, यार ये मुझे चेक करके बताना ठीक है। हम क्या करेंगे, उस फोरकास्ट को चेक करेंगे कंपनी के रिकॉर्ड से और उसके ऊपर एक ओपिनियन देंगे कि ये फोरकास्ट ठीक है या नहीं है। अब ये जो फोरकास्ट के ऊपर हमने ओपिनियन दिया है, क्या ये ऑडिट है? क्या ये ऑडिट है? नहीं, ये क्या है? नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। क्यों? ऑडिट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी एक कंपोनेंट पे ओपिनियन दे रहे हैं तो भी ऑडिट नहीं, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा लाइक फोरकास्ट के ऊपर अगर हम ओपिनियन दे रहे हैं तो ये भी ऑडिट नहीं, क्या है, नॉन ऑडिट इंगेजमेंट। और एक ऑडिट फर्म नॉन ऑडिट इंगेजमेंट परफॉर्म कर सकती है। इनफैक्ट ऑडिट फर्म अपना ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं वो जनरेट ही इनसे करती हैं। ऑडिट से इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। ऑडिट फर्म कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती हैं? नॉन ऑडिट मीन अकाउंटेंसी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, या फिर इस तरह की हम छोटी मोटी ओपिनियन दे रहे हैं, एसेट वैल्यूएशन कर रहे हैं। ऑडिट तो सिर्फ नाम का हो रहा होता है। सो ऑडिट नॉन ऑडिट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट हमने कर लिया। ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। और ऑडिट कौन करेगा? वो कहता है जी ऑडिट करेगा सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर। कौन करेगा? ऑडिटर। ऑडिटर का मतलब क्या है? वो बंदा जो किसी बॉडी का मेंबर है, जिसको बॉडी ने लाइसेंस दिया हुआ है कि तू एज ए ऑडिटर ऑपरेट करके ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर वर्ड ऑडिटर का मतलब क्या है? आई कैप मेंबर। मेंबर बोले तो जिसने 21 पर्चे सीए के पास किए हुए हैं और 3.5 साल के आर्टिकल भी कंप्लीट किए हुए हैं, वो कौन है? आई कैप मेंबर मीन ऑडिटर। जिसने 21 पर्चे पास नहीं किए या जिसने 3.5 साल के आर्टिकल अभी तक कंप्लीट नहीं किए मीन एज ए मेंबर रजिस्टर नहीं हुआ, वो ऑडिटर नहीं है। ऑडिट का काम तो कर सकता है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता। जबकि नॉन ऑडिट एंगेजमेंट वो कहता है एक प्रैक्टिशनर भी परफॉर्म कर सकता है। कौन? प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है? अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट या ऑडिटर। अकाउंटेंट का मतलब क्या है? वो बंदा जिसने 21 पर्चे पास कर लिए लेकिन अभी तक आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुए। नहीं, ऐसे नहीं होता। रियलिटी क्या है? आर्टिकल कंप्लीट है लेकिन सीए फाइनल के कोई 1-2 पर्चे पिछली 10 सालों से फंसे हुए हैं या 10 अटैम्प्ट से फंसे हुए हैं, पास नहीं हो रहे, लेकिन काम करना आता है। लेकिन चूंकि मेंबर नहीं है तो इसलिए इसे वर्ड क्या दिया गया है? अकाउंटेंट। तो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट एक अकाउंटेंट भी परफॉर्म कर सकता है, जबकि ऑडिट करने के लिए ऑडिटर मीन आई कैप मेंबर होना ज़रूरी है। अकाउंटेंट कौन है? कोई एम कॉमर है या बी कॉमर है, 15-20 सालों से काम कर रहा है, काम करना उसे आता है, लेकिन चूंकि आई कैप मेंबर नहीं है तो इसलिए ऑडिट तो नहीं कर सकता, नॉन ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म कर सकता है। सो ऑडिट करने के लिए ऑडिटर होना ज़रूरी है। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट एक प्रैक्टिशनर मीन ऑडिटर के अलावा अकाउंटेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अब कहते हैं ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं दे रही, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर की गई नहीं की गई। कहते हैं इस ओपिनियन में हम क्या करते हैं? अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी प्रोवाइड नहीं करते। मीन अगर हम कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इसमें हम गारंटी नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं? अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब क्या है? एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इन 100% बात नहीं हम कह रहे। ऑडिट में ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और उस ओपिनियन में क्या प्रोवाइड करते हैं? अश्योरेंस मीन कॉन्फिडेंस, गारंटी नहीं। हाँ, जो अश्योरेंस हम प्रोवाइड करते हैं वो भी होती है रीजनेबल अश्योरेंस। कौन सी? रीजनेबल अश्योरेंस। एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं होती। कौन सी अश्योरेंस होती है? रीजनेबल। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मतलब क्या है? 100% अश्योरेंस मीन नियर टू गारंटी। रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब क्या है? लेस देन 100%, लाइक 70-80% अश्योरेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ऑडिट एविडेंस होते हैं ऑडिट एविडेंस जो होते हैं वो होते हैं परसुएसिव इन नेचर, कंक्लूसिव नहीं होते। एक ऑडिटर ने जो भी ओपिनियन एश्योरेंस देनी है वो एविडेंस की बेस पर देनी है। एविडेंस हैं तो कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, एविडेंस हैं तो कहना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो अपना मुंह बंद रखना है, भी ना कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, ना कहना नहीं है। क्यों? आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने कहा ट्रू एंड फेयर हैं तो बताना पड़ेगा ये एविडेंस है, इसकी बेस पर मैंने ये कहा है।
आपने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो ये भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेंगे कि इनकी बेस पर मैं कह रहा हूँ। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आपको नहीं मिले, तो आप क्या कहोगे, वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, इन हम ओपिनियन देने के काबिल नहीं है, क्यों, हमारे पास एविडेंस नहीं है। हम वो जो एविडेंस हम लेते हैं, कैसे लेते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके। ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब जब हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ना, तो इसमें हम 100% टेस्टिंग नहीं करते, हम सैंपल बेस्ड टेस्टिंग करते हैं। मीन अगर कोई 1 लाख इनवॉइसेस हैं तो 1 लाख हम चेक नहीं करेंगे, क्यों, वो 1 लाख चेक करने में तो 2-3 साल लग जाएंगे। हमने 4-6 माह में ऑडिट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर से सपोज 2000 इनवॉइसेस को चेक करेंगे। उस 2000 इनवॉइसेस का जो रिजल्ट निकलेगा वो हम सारी इनवॉइसेस पे अप्लाई कर देंगे। उस 2000 में से सपोज 2% गलत निकली, तो हम क्या करेंगे, कंपनी के जो इनवॉइसेस हैं उनमें से 2% रॉन्ग है। मीन एक ऑडिटर जो काम करता है वो सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म करता है, 100% टेस्टिंग नहीं करता। और जब हम 100% टेस्टिंग नहीं करते तो हमारे पास एविडेंस भी 100% नहीं होते। 100% मीन कंक्लूसिव नहीं होते। हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 100% मीन परसुएसिव। परसुएसिव बोलते हैं कच्चे पक्के एविडेंस को, कंक्लूसिव बोलते हैं पक्के पक्के एविडेंस को। परसुएसिव मीन कच्चा पक्का, कच्चा पक्का मीन सैंपल बेस्ड वर्क हमने परफॉर्म किया, 100% टेस्टिंग नहीं की। कंक्लूसिव पक्का पक्का, पक्का पक्का मीन 100% चेकिंग की है, वो हम करते ही नहीं है। और जब एविडेंस हमारे पास लेस देन 100% मीन कच्चे पक्के हैं, परसुएसिव हैं, पक्के पक्के कंक्लूसिव नहीं है, तो इसलिए हम अश्योरेंस भी 100% मीन एब्सोल्यूट नहीं देंगे, लेस देन 100% मीन रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। सो ऑडिट में हम ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उस ओपिनियन में हम अश्योरेंस देते हैं, गारंटी नहीं, मीन कॉन्फिडेंस देते हैं, गारंटी नहीं दे रहे। हाँ, जो कॉन्फिडेंस मीन अश्योरेंस दे रहे हैं वो भी 100% एब्सोल्यूट, नियर टू गारंटी नहीं हैं, लेस देन 100% मीन रीजनेबल अश्योरेंस ड्यू टू परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस रादर देन कंक्लूसिव। ये बात समझ आती? फिर कहते हैं ऑडिट में जो अश्योरेंस देते हैं, नंबर 1 वो रीजनेबल होती है, रीजनेबल के साथ साथ वो होती है पॉजिटिव अश्योरेंस। कौन सी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मीन हम बातें घुमा फिरा के नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। फिर कहता है ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं रीजनेबल, पॉजिटिव के साथ साथ वो होती है हाई लेवल एश्योरेंस। क्या होती है? हाई लेवल एश्योरेंस। हाई लेवल का मतलब क्या है? हमें ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर, जिसने हमें कहा है कि प्लीज़ ये डायरेक्टर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मुझे दिखा रहे हैं, चेक करके बता ठीक है या नहीं। दिस मीन हमारी ओपिनियन इंश्योरेंस किसके लिए है? शेयर होल्डर के लिए। अगर कल को हमारी ओपिनियन ये रॉन्ग हो जाती है तो शेयर होल्डर का नुकसान हो जाता है, तो हमें शेयर होल्डर के डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। लेकिन वो कहते हैं सिर्फ शेयर होल्डर नहीं, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पर बेस करते हुए कुछ और लोग भी डिसीजन ले रहे होते हैं। बैंक ने लोन अप्रूव करना है तो हमारी रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है, कंपनी की फेवर में आएगी तो लोन अप्रूव करेगा। किसी सप्लायर ने कोई क्रेडिट लिमिट कंपनी की एक्सटेंड करनी है तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा है, कंपनी की फेवर में आएगी तो मैं क्रेडिट लिमिट को एक्सटेंड करूंगा। किसी नए इन्वेस्टर ने कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा है, कंपनी की फेवर में आएगी तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। इवन किसी कस्टमर ने कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, वो भी समटाइम ऑडिट रिपोर्ट का वेट कर रहा होता है कि कंपनी की फेवर में होगी, दिस मीन ये कंपनी अच्छी है, इसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है तो मैं बड़ा ऑर्डर प्लेस करूँगा। दिस मीन हमारी ये जो ऑडिट रिपोर्ट है या एश्योरेंस है, ओपिनियन है, ये एक स्टेक होल्डर के लिए नहीं है, फार मोर यूज़र है। और जब फार मोर यूज़र है तो इसे हम बोलते हैं कि क्या है? हाई लेवल एश्योरेंस है। हाई लेवल का मतलब क्या है कि किसी एक यूज़र के लिए नहीं, फार मोर यूज़र हम ये ओपिनियन दे रहे हैं, सिर्फ शेयर होल्डर के लिए नहीं, बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए भी दे रहे हैं। तो इसलिए इसका लेवल क्या है? एक आध बंदे तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हाई लेवल है। फिर कहता है हाई लेवल का मतलब क्या है?
कि हम ऑडिट में क्या करते हैं, कोई एक आध काम नहीं करते, हम काफ़ी सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। हम प्लानिंग करते हैं, रिस्की एरियाज हाईलाइट करते हैं, वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करते हैं, मीन टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन डिटेल करते हैं, दोबारा से फाइनल ऑडिट में फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं, फिर ओपिनियन देते हैं। इनको एक आध काम नहीं हमने किया, हमने काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। स्पेशली हमने डिटेल वर्क मीन सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं। मीन हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, मीन बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक आध चेकिंग नहीं कर रहे, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स के थ्रू हम चेकिंग करके ओपिनियन दे रहे हैं। और जब ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए ऑडिट ओपिनियन का लेवल क्या है, हाई है। सो ऑडिट में ओपिनियन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उस ओपिनियन में अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, गारंटी नहीं। हाँ, जो अश्योरेंस देते हैं नंबर 1 वो होती है रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट नहीं। क्यों? ऑडिट एविडेंस की नेचर परसुएसिव मीन कच्चे पक्के हैं, रादर देन पक्के पक्के मीन कंक्लूसिव। दूसरा, वो अश्योरेंस पॉजिटिव होती है, मीन हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, बातें घुमा फिरा के नहीं करते। और तीसरा, जो ऑडिट में अश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है, हाई लेवल अश्योरेंस। हाई लेवल का मतलब क्या है, फॉर मोर यूजर एंड थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर हम अश्योरेंस दे रहे हैं। यहाँ तक बातें समझ आती हैं। मीन ऑडिट में जो अश्योरेंस देते हैं वो रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल होती है। वो रीजनेबल, पॉजिटिव और हाई लेवल होती है। अब वो कहते हैं ये जो नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं, इसमें भी हमें ओपिनियन या अश्योरेंस देने के लिए कहा जा सकता है। बैंक को कैश फ्लो के ऊपर दे रहे हैं, इन्वेस्टर को फोरकास्ट के ऊपर दे रहे हैं, तो ओपिनियन इंश्योरेंस देने के लिए कहा जा रहा है। उसमें भी हम क्या करेंगे, अश्योरेंस ही प्रोवाइड करेंगे, गारंटी नहीं। लेकिन नॉन ऑडिट में जो अश्योरेंस देते हैं वो एब्सोल्यूट भी नहीं, मीन 100% नहीं, रीजनेबल मीन लेस देन 100%, 70% भी नहीं, उससे भी नीचे, जिसे नाम दिया जाता है लिमिटेड अश्योरेंस का। लिमिटेड अश्योरेंस लाइक ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस है, सपोज 100%। ये रीजनेबल अश्योरेंस है, सपोज 80%। और ये क्या है, लिमिटेड अश्योरेंस मीन उससे भी नीचे, सपोज हम कह सकते हैं जी 60%। क्यों, थोड़ी देर में बात करते हैं। मीन ऑडिट में रीजनेबल अश्योरेंस लेस देन 100%, लेकिन नॉन ऑडिट में लिमिटेड मीन रीजनेबल से भी बिलो। क्यों, थोड़ी देर में बात करते हैं। इसमें रीजनेबल क्यों, इसमें रीजनेबल क्यों, ड्यू टू परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। मीन ऑडिट एविडेंस सैंपल बेस्ड वर्क पर होते हैं, 100% टेस्टिंग नहीं करते, मीन कच्चे पक्के होते हैं, पक्के पक्के नहीं होते, तो इसलिए हम रीजनेबल मीन लेस देन 100% देते हैं। लेकिन इसमें रीजनेबल से भी बिलो, लिमिटेड अश्योरेंस। क्यों, थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर कहता है ऑडिट में जो अश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव और डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में जो हम इंश्योरेंस देंगे वो क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे। कैसे इनडायरेक्टली एक्सप्रेस करेंगे, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give true and fair view. Nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give true and fair view. हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया जिसकी बिना पर हम ये कह सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही। मतलब क्या हुआ,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, लेकिन हम ऑडिट की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्यों, थोड़ी देर में देखेंगे। ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, नॉन ऑडिट में लिमिटेड बिलो रीजनेबल। ऑडिट में पॉजिटिव एश्योरेंस, जबकि नॉन ऑडिट में नेगेटिव। इनफैक्ट नेगेटिव भी नहीं, डबल नेगेटिव, नथिंग एंड डू नॉट। नेगेटिव भी नहीं, डबल नेगेटिव, 2 दफ़ा नेगेटिव का वर्ड आपने यूज़ किया। क्यों, थोड़ी देर में देखेंगे। ऑडिट में भी जो एश्योरेंस देते हैं वो क्या होती है, हाई लेवल एश्योरेंस। वो कहता है जो नॉन ऑडिट में हम एश्योरेंस देते हैं वो हाई लेवल नहीं, वो होती है लो लेवल या फिर मॉडरेट लेवल। हाई लेवल का मतलब क्या था, एश्योरेंस हम दे रहे हैं फॉर मोर यूजर। नॉन ऑडिट में हम जो एश्योरेंस देते हैं वो फॉर मोर यूजर नहीं, वो होती है फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। लाइक कैश फ्लो के ऊपर बैंक को दे रहे हैं तो सिर्फ बैंक के लिए है और किसी के लिए नहीं है। फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर को दे रहे हैं तो सिर्फ उसी एक इन्वेस्टर के लिए है और किसी के लिए नहीं है। और जब एक पर्टिकुलर यूजर के लिए इंश्योरेंस दे रहे हैं तो इंश्योरेंस का लेवल क्या हो गया, लो हो गया। हाई लेवल का मतलब क्या था कि हम इंश्योरेंस दे रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर वर्क, मीन डिटेल वर्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, डिटेल वर्क करके हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोसीजर परफॉर्म करके, काफ़ी सारा काम करके हम इंश्योरेंस दे रहे हैं। जबकि नॉन ऑडिट में हम काफ़ी सारा काम नहीं करते, हम क्या करते हैं, कोई 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं, एक्सटेंसिव प्रोसीजर नहीं, 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स। और वो 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स क्या हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तीन लिमिटेड प्रोसीजर्स क्या हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। एक्सटेंसिव प्रोसीजर का मतलब क्या था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क। इधर कोई डिटेल वर्क नहीं हम कर रहे, 3 लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खोला, करंट प्रीवियस को खोला, आपस में कंपेयर किया, देखा अगर किसी फिगर में चेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, भाई ये चेंज क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा सर इस वजह से आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया। दूसरी फिगर को देखा, इसमें चेंज आ रहा है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी की, भाई ये इंक्रीज़ क्यों आया है। उन्होंने कहा सर इस वजह से आया है। अच्छा चलो ठीक है। फिर फिगर्स देखी, इसमें डिक्रीज़ आ रहा है, भाई ये डिक्रीज़ क्यों आया है, सर इस वजह से आया है। नहीं यार मुझे इस तरह करो, एक पेज पे ना लिख के दे दो अपनी रिप्रेजेंटेशन के वाकई ही इसी वजह से डिक्रीज़ है, और वो लिखा हुआ पेज हमने अपने पास एज रख लिया। मीन कोई डिटेल वर्क नहीं हम परफॉर्म कर रहे। ऑडिट के अंदर क्या होता है, ये काम हम करते हैं, ऑडिट में कंपेयर करते हैं, देखते हैं अगर किसी फिगर में चेंज आया है तो मैनेजमेंट से पहले इंक्वायरी करते हैं क्या रीज़न है, फिर हम रिकॉर्ड में चलते हैं, रिकॉर्ड में जाके ट्रेसिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं, डिटेल वर्क करते हैं कि वाकई ही ये चेंज आने की यही रीज़न है। उसके बाद हम एतबार करते हैं कि वाकई ये काम ठीक है। मीन ऑडिट के अंदर हम चल के जाते हैं उस जगह पे जहां पे रिकॉर्ड्स पड़े हैं और वहां पे जाके डिटेल वर्क वेरिफिकेशन करते हैं। एसेट कहां पे पड़े हैं, हम चल के जाते हैं, वहां पे देखते हैं वाकई एसेट पड़ा है या नहीं पड़ा। इन्वेंट्री कहां पे पड़ी है, जाके हम काउंट करते हैं सारी इन्वेंट्री कि वाकई ही इतनी इन्वेंट्री पड़ी है या नहीं पड़ी। जबकि इधर हम क्या कर रहे हैं, नवाबी काम, मीन एक जगह पे यूं टांग पे टांग रख के बैठ गए, भाई मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करंट और प्रीवियस भेज दो। उन्होंने भेज दी, आप कंपेयर कर रहे हो, अच्छा इस फिगर में चेंज आया, यार इसकी रीज़न क्या है, सर ये रीज़न है, अच्छा चलो ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, सर ये रीज़न है, अच्छा चलो ठीक है। इसकी रीज़न क्या है, सर ये रीज़न है, नहीं मुझे एक पेज पे लिख के भी दे दो। इन हम चल के कहीं नहीं जा रहे, कोई डिटेल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, जब हम काम थोड़ा कर रहे हैं। ये तीनों काम हम ऑडिट में भी करते हैं, लेकिन साथ क्या करते हैं, डिटेल वर्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मीन डॉक्यूमेंट्स में जाके ट्रेसिंग करते हैं कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हैं, वाकई ही ये चीज़ ऐसे है या नहीं। यहाँ पे हम नवाबी काम कर रहे हैं, मीन एक जगह पे बैठ के ये 3 सिर्फ प्रोसीजर के थ्रू चेकिंग कर रहे हैं। जब हम काम ही कम कर रहे हैं तो हमारी इंश्योरेंस का फिर लेवल क्या होगा, लिमिटेड। हम क्या पॉजिटिवली एक्सप्रेस करेंगे,
नहीं, हम नेगेटिव एक्सप्रेस करेंगे हमारे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं आया इनके थ्रू कि हम ये कह सकें कि ये ठीक है या गलत है। क्या कह रहा है? और है भी एश्योरेंस किसके लिए? एक यूज़र के, इसलिए हम काम भी थोड़ा सा कर रहे हैं। और वो 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स हैं क्या? एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी, मैनुअल रिप्रेजेंटेशन। ये ऑडिट में भी हैं, लेकिन ऑडिट में इसके अलावा क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर नहीं है, मीन एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स नहीं है, इसलिए हम एश्योरेंस का लेवल क्या दे रहे हैं? लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल। सो ऑडिट में हम ओपिनियन देते हैं किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। उस ओपिनियन में हम जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो होती है एश्योरेंस, मीन कॉन्फिडेंस, गारंटी नहीं। वो एश्योरेंस जो है वो भी क्या है? एब्सोल्यूट 100% एश्योरेंस नहीं, लेस देन 100% एश्योरेंस ड्यू टू परसुएसिव नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। हाँ, ऑडिट में जो एश्योरेंस देते हैं वो पॉजिटिव होती है, मीन हम डायरेक्टली एक्सप्रेस करते हैं। क्यों? हमने एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर में डिटेल वर्क किया होता है। हाँ, वो एश्योरेंस का लेवल हाई होता है। क्यों? फार मोर यूज़र है और हम एश्योरेंस दे रहे हैं थ्रू एक्सटेंसिव प्रोसीजर। एक्सटेंसिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में भी हमें एश्योरेंस देने के लिए कहा जा सकता है। कैश फ्लो के ऊपर बैंक को दे रहे हैं, फोरकास्ट के ऊपर इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो एश्योरेंस देंगे वो क्या होगी? लिमिटेड। क्यों? एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स, नो डिटेल वर्क, इसलिए लिमिटेड है। नेगेटिव, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे? क्यों? हमारे पास उतना काम नहीं हमने किया, उतने एविडेंस नहीं है कि हम इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्रेस कर सके। क्यों? हमने लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म किए, एक्सटेंसिव प्रोसीजर मीन बहुत सारे प्रोसीजर, डिटेल वर्क नहीं हमने किया। और लो लेवल या मॉडरेट लेवल मीन फॉर अ पर्टिकुलर यूज़र है, और थ्रू एप्लीकेशन ऑफ 3 लिमिटेड प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंक्वायरी एंड रिटर्न प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं। अब अगर एग्जामिनर पूछ लें डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड लिमिटेड एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस मीन 100% assurance, and auditor never ever provide absolute assurance. Auditor कभी भी absolute assurance provide नहीं करता। Reasonable assurance mean providing assurance below 100%, and auditor provide reasonable assurance in audit only due to persuasive nature of audit evidence rather than conclusive. Limited assurance mean providing assurance below reasonable, and auditor provide limited assurance in non-audit engagements due to application of 3 limited procedures, analytical procedures, inquiry and written representation. हम रियलिटी वो ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑडिट में रीजनेबल एश्योरेंस, नॉन में उससे भी नीचे लिमिटेड। और वो कैसे? जब ये वर्डिंग लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? ये लिमिटेड एश्योरेंस है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव एंड फेयर व्यू, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए तो हम ये वर्डिंग लिख रहे हैं, जिससे क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी लिमिट होगी। हाँ, तो ऑडिट में भी रीजनेबल एश्योरेंस, और ये हम ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मेंशन करते हैं कि भाई मैं जो एश्योरेंस दे रहा हूँ ये रीजनेबल है, एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है। क्यों? मैंने सैंपल बेस्ड वर्क परफॉर्म किया, 100% टेस्टिंग नहीं की। ये हम जस्टिफाई करते हैं। क्यों? 1 साल की अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को 100% चेक करें तो चेक करने में 2-3 साल लग जाएंगे। हमने 4 से 6 माह में रिपोर्ट देना होती है, तो उसमें पॉसिबल ही नहीं है कि 100% हम टेस्टिंग कर सके। तो जो आपने फॉर्म का बताया था वो डिस्कस करेंगे डिस्कस। जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एश्योरेंस? पॉजिटिव एश्योरेंस मीन like financial statements give true and fair view or do not give true and fair view, and auditor provide positive assurance in audit only. Negative assurance mean indirectly expressing like nothing has come to our attention, blah blah blah, and auditor provide negative assurance in non-audit engagement due to application of 3 limited procedure, this and this. Now examiner कहता है differentiate between high level and low level assurance. High level assurance mean providing assurance for more user through application of extensive audit procedure, i.e. substantive procedure, and auditor provide high level assurance in audit only
In audit only, low level assurance means providing assurance for a particular user through application of 3 limited procedures, i.e. analytical procedure, inquiry, written representation. Auditor provide low level assurance in non-audit engagements. Auditor provide low level assurance in non-audit engagements. ये बात समझ आती है? नॉन-ऑडिट engagements क्या आती है? कैश फ्लो के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं या फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं। ये जो कैश फ्लो या फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन देना है ना, इसे नाम दिया जाता है रिव्यू इंगेजमेंट का। क्या नाम दिया जाता है? रिव्यू इंगेजमेंट का। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं तो उसे नाम दिया जाता है ऑडिट रिपोर्ट का। जब हम कैश फ्लो के ऊपर या फोरकास्ट के ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो उसकी रिपोर्ट को हम नाम देते हैं रिव्यू रिपोर्ट का। और वो रिव्यू रिपोर्ट क्या शो करी कि ऑडिट नहीं है। और उसमें फिर हम ओपिनियन भी कैसे एक्सप्रेस करेंगे? नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर व्यू, या फोरकास्ट अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर व्यू। वो जो हमने बात की अकाउंटेंसी काम करना है, टैक्सेशन काम करना है, या हमें कोई एसेट की वैल्यूएशन करके देनी है, उनको नाम दिया जाता है कंपाइलेशन इंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कंपाइलेशन इंगेजमेंट क्या है कि हमें कोई चीज़ कंपाइल करके देनी है अकॉर्डिंग टू डेटा। क्या कंपाइल करके देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके देनी है, टैक्स रिटर्न कंपाइल करके देनी, मीन कोई सेट बना के देना है, या कोई इंटरम अकाउंट्स मीन हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। तो ये क्या है? कंपाइलेशन इंगेजमेंट मीन कंपाइलिंग एनी स्टेटमेंट या सेट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन, लाइक कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपाइलेशन ऑफ टैक्स रिटर्न, या कंपाइलेशन ऑफ इंटरम अकाउंट्स, जिसके अंदर हम कोई काम करके दे रहे हैं, कंपाइल करके दे रहे हैं, कोई ओपिनियन एश्योरेंस नहीं दे रहे। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है? क्लाइंट के साथ हमारा एक प्रोसीजर एग्री हुआ है, हमने वो परफॉर्म करना है, अपनी फ़ी चार्ज करनी है, दैट्स इनफ। लाइक कोई एसेट वैल्यूएशन है कि एसेट की हमने वैल्यूएशन करके देनी है, ये कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए, ये एक्सपेंस आउट होनी चाहिए, बस इतनी से एसेट लिख दो। यहाँ पर कोई चीज़ कंपाइल नहीं हमने करके दी, मीन कोई सेट नहीं हमने बना के दिया। क्या किया है? एक प्रोसीजर परफॉर्म किया। क्लाइंट ने कहा यार ये मेरा आईटी सिस्टम है, इसके अंदर बड़े फड्डे बड़े मसले हैं, तो प्लीज़ इसे एक दफ़ा रिव्यू करके मुझे मेरे मसले निकाल के दे दो और बता दो इन मसलों को कैसे ठीक करना है। ये जो आईटी सिस्टम को हम चेक कर रहे हैं, ये रिव्यू ऑफ आईटी सिस्टम कर रहे हैं, ये क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के एक प्रोसीजर एग्री हुआ है, वो हमने परफॉर्म करना है और क्लाइंट को एक रिपोर्ट दे के आ गए, कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं दी। दिस मीन ऑडिट के अंदर हम अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ऑडिट को हम नाम देंगे, ये है एक अश्योरेंस इंगेजमेंट। ऑडिट क्या है? अश्योरेंस इंगेजमेंट। लेकिन कौन सी अश्योरेंस? रीजनेबल, पॉजिटिव, हाई लेवल। रिव्यू इंगेजमेंट भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है। रिव्यू इंगेजमेंट भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है, लेकिन कौन सी अश्योरेंस? लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल। तो ऑडिट और रिव्यू दोनों क्या है? अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई ओपिनियन अश्योरेंस दे रहे हो। हाँ, कौन सी दे रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन जहां पे कोई ओपिनियन अश्योरेंस दे रहे हो, उन इंगेजमेंट्स को क्या नाम दिया जाएगा? अश्योरेंस इंगेजमेंट। ऑडिट भी अश्योरेंस इंगेजमेंट है, रिव्यू भी अश्योरेंस इंगेजमेंट है, लेकिन ऑडिट रीजनेबल, पॉजिटिव, हाई लेवल अश्योरेंस वाली इंगेजमेंट है, जबकि रिव्यू लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल वाली अश्योरेंस इंगेजमेंट है। इन दोनों को क्या नाम देंगे? इन दोनों को हम नाम देंगे नॉन अश्योरेंस इंगेजमेंट। ये क्या है? नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट मीन जिसमें कोई अश्योरेंस नहीं देनी, मीन कोई ओपिनियन नहीं देनी, सिर्फ कोई काम करके देना है, कंपाइल करके देना है डाटा के अकॉर्डिंगली कोई चीज़, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरम अकाउंट्स या टैक्स रिटर्न, या कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है लाइक एसेट वैल्यूएशन या रिव्यू ऑफ आईटी सिस्टम। ओपिनियन तो दे ही रहे हैं ना कि अब आप ये सॉल्यूशन आपके लिए
ओपिनियन नहीं दे रहे, ओपिनियन नहीं दे रहे, सिर्फ मसले निकाल के दिए हैं और बताई है रिकमेंडेशन कि इनको आप ऐसे ऐसे ठीक कर सकते हो, मीन लाइक कंसल्टेंसी सर्विसेज दी हैं हमने, ओपिनियन नहीं दी। ओपिनियन क्या है? ओपिनियन क्या है? इस तरह से लिखना कि चीज़ ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या हमारे नॉलेज में नहीं आया कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, यूँ ये वर्डिंग लिखना, ये ओपिनियन है। इनमें जब भी हम काम करेंगे ना तो एक रिपोर्ट हम देंगे, फिर भी रिपोर्ट क्यों देंगे? ये क्लियर करने के लिए कि हमने ये सिर्फ काम करके दिया है, इनकी वेरिफिकेशन चेकिंग नहीं की और हम कोई ओपिनियन एश्योरेंस भी नहीं दे रहे। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमने दिए हैं तो जनता ये ना समझ बैठे कि हम इसके ऊपर ओपिनियन भी दे रहे हैं कि ये ठीक है, नहीं, ये ठीक है, गलत है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? कंपनी की मैनेजमेंट की, उनका काम है। हमने कोई वेरिफिकेशन, कोई ऑडिट नहीं किया, कोई रिव्यू नहीं किया, तो इसलिए हम कोई ओपिनियन इंश्योरेंस नहीं दे रहे। मीन रिपोर्ट देंगे वो भी सिर्फ क्लैरिटी करने के लिए कि हम कोई ओपिनियन इंश्योरेंस इनमें नहीं दे रहे। ओपिनियन इंश्योरेंस देनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे तो वो फिर ऑडिट रिपोर्ट हम देंगे प्रॉपर, जिसमें ओपिनियन इंश्योरेंस एक्सप्रेस करेंगे। सो एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स कौन सी हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स कौन सी हैं? ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, ये तीनों नॉन ऑडिट एंगेजमेंट्स है। हाँ, इसमें एक एश्योरेंस एंगेजमेंट है और दो नॉन एश्योरेंस है। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स कौन सी हैं? कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट दोनों एश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन वो पॉजिटिव, हाई लेवल, रीजनेबल, और रिव्यू लिमिटेड, नेगेटिव और लो लेवल। जी आ जाए, अब इस चीज़ को कवर भी कर लेना चाहिए, ये बाकी पीछे बांट दे दे यार। नॉन ऑन एंगेजमेंट पॉजिटिव नहीं हो सकती। क्यों? उसमें वर्डिंग, हम ये लिखने का मतलब ही क्या है कि हम लिमिटेड नेगेटिव एश्योरेंस दे रहे हैं। क्यों? उसमें काम हमने ये करना है। हाँ, अगर काम वो होगा तो फिर पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन वो ऑडिट में होता है, नॉन ऑडिट में होता नहीं है। ये पेज 4 मिलता है, पेज 4, पेज नंबर 4, टाइप ऑफ एश्योरेंस एक हेडिंग मिल रही है। टाइप ऑफ एश्योरेंस, एश्योरेंस मीन कॉन्फिडेंस विद विच अ प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस हिज कंक्लूजन। मीन कॉन्फिडेंस जिसमें एक प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ किया है, ऑडिटर नहीं यूज़ किया। क्यों? अकाउंटेंट, ऑडिटर दोनों दे सकते हैं। मीन ऑडिट, नॉन ऑडिट दोनों में एश्योरेंस होती है। So with which practitioner express his conclusion, there are two levels of assurance that can be provided to assurance client, i.e. reasonable assurance and limited assurance. Limited assurance, also called moderate level or negative assurance. क्या कहला? It is a moderate level of assurance which is expressed in a negative form of conclusion, i.e. nothing has come to our attention that causes us to believe that financial statements do not give and fair view. This level of assurance is usually given in review of financial statement, mean review engagement, audit में नहीं, और examination of forecast, projection या forecast को check किया आपने. Reasonable assurance also called high level or positive assurance. नजर आ रहा है ना? आंखें खोलो. चीज़ें समझ आ रही हैं ना? समझ आ रही हैं चीज़ें? जो लोग आज पहले दिन आए हैं उनको चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं ना? मतलब बिल्कुल ऊपर से शू शां तो नहीं हो रहा. ओके, सो रीजनेबल एश्योरेंस आल्सो कॉल्ड हाई लेवल आर पॉजिटिव एश्योरेंस. इट इज़ अ हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस. मीन 100% फिर भी नहीं है. विच इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ कंक्लूजन i.e. financial statements give to and fair view. This level of assurance is usually given in an audit of financial statement. Auditor is responsible to obtain reasonable assurance.
which is not a guarantee that financial statements are free from all misstatement. मीन्स का मतलब गारंटी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है. There may be some undetected misstatements even after audit due to inherent limitations of audit. क्यों? कुछ inherent limitations की वजह से हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस या गारंटी नहीं देते. वो inherent limitation में एक लिमिटेशन हमने पढ़ी है और वो क्या है कि हमारे पास ऑडिट एविडेंस परसुएसिव मीन कच्चे पक्के होते हैं, कंक्लूसिव मीन पक्के पक्के नहीं होते. बाकी इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या हैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो आज का काम क्या है? लिमिटेड एश्योरेंस और रीजनेबल एश्योरेंस, ये दो पैराग्राफ एक दफ़ा रीड करके हाथ से लिखने हैं. ये पैराग्राफ के अंदर 4-4 बेशक उसके 4 पॉइंट बना के लिख लो या जैसे भी लिख लो. ऑडिट पास करने के लिए आपको क्या करना है? डेली हमारी 1 घंटे की क्लास है, तो आपको 1.5 से 2 घंटे डेली अपना पढ़ने का क्लास के अलावा टाइम टेबल बनाना है. प्लीज़ क्या कहला, आज जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम करना है, आप लोगों ने अपना एक टाइम टेबल बनाना है. एक कॉपी पेन उठा के जिसके अंदर आपने लिखना है कि आपकी कौन सी क्लास कब से कब तक है और आपने हर क्लास का काम कब से कब तक करना है. क्यों? ये सेमेस्टर बहुत ही औखा सेमेस्टर है. इसके अंदर 2 ईदें आ रही हैं, एक रमज़ान आ रहा है. रमज़ान में रूटीन किसी भी चीज़ की नहीं होती. क्यों? अफ्तारी से 2 घंटे पहले आप कुछ नहीं कर सकते, अफ्तारी से 1.5 घंटा बाद तक आप कुछ नहीं कर सकते. रात जैसे ही इशा गुजरी है उसके बाद सोना सोना सोना. क्यों? सहरी टाइम उठना 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 है. सुबह सहरी खाने के 1 घंटा बाद तक आप कुछ नहीं कर सकते. रियलिटी है ये. क्या कहना, नहीं हो ही नहीं सकता. क्या आप रोज़ अफ्तारी से 2 घंटे पहले पढ़ लो? नहीं, दिमाग ही नहीं काम करेगा, सेंसेस ही आपके वीक हैं, हालत ये हुई होती है, तो मतलब क्या पढ़ोगे? सर दर्द हो रहा होता है, पीड़ें निकल रही होती हैं, पता नहीं घर वालों की याद आ रही होती है, हॉस्टल वालों को. पिछले रमज़ान में घर पे पकोड़े चल रहे थे, इधर मैं क्या खाऊं. हाँ, तो प्लीज़ अपना एक टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में सबसे पहले आपने मेंशन करना है अपना स्लीप टाइम, कि मैंने अपनी डेली रूटीन में किस वक्त सोना है और किस वक्त उठना है. क्यों? अगर ये मैनेज हो गया तो हर चीज़ मैनेजेबल है. अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो दुनिया की कोई चीज़ आपसे कभी भी सारी ज़िंदगी मैनेज नहीं होगी. तो सबसे पहले अपना स्लीप टाइम, कि मैंने सोना कब है, उठना कब है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. ये 8 घंटे अगर आप सोओगे डेली बेसिस पे तो लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकोगे. अगर 8 घंटे सो नहीं रहे तो आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे, आपके बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे, आप बैठ के पढ़ नहीं सकोगे. 8 घंटे आपको रूटीन में नींद चाहिए. 8 घंटे रूटीन में नींद चाहिए. तो प्लीज़ एक टाइम टेबल में सबसे पहले दिमाग लड़ा के 2-3 घंटे सोच के आपने ये लिखना है कि आपने कब सोना है और कब उठना है, ताकि 8 घंटे पूरे हो सके. और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप टाइम में वो ये है कि आप क्या इस टाइम पे जहाँ पे सोना चाह रहे हो, टाइम आपने लिख तो लिया, क्या इस टाइम पे आप अपना मोबाइल छोड़ सकते हो? तो अगर मोबाइल उस टाइम पे आप नहीं छोड़ सकते, मजबूरियाँ होती है ना कुछ लोगों की, घर से कॉल आना आती है रात को 12 बजे 10 बजे. हाँ, तो अगर उस टाइम पे आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मोबाइल की कुछ लोगों को एडिक्शन भी है, जिसके भी हाथ में मोबाइल और उसमें इंटरनेट है वो डेली 4 से 6 घंटे मोबाइल को दे रहा है. सुबह से शाम तक वो एक चीज़ देख ली है, फिर भी स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन. एक पिक्चर सुबह से 10 दफ़ा देख ली है, अब उसे जूम करो, इसके पिक्सल फटते हैं या नहीं फटते, इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये कौन से कैमरे पे बनी हुई है, इसके कलरिंग कैसी है. मतलब फजूल में टाइम वेस्टिंग, ये क्या है? सिर्फ एडिक्शन. तो प्लीज़ देखना है क्या उस टाइम पे आप अपना मोबाइल छोड़ सकते हो या नहीं छोड़ सकते. तो प्लीज़ स्लीप टाइम वो मेंशन करना है जब आप अपना मोबाइल हाथ से छोड़ सकते हो. और सबसे पहले ये टाइम मेंशन करना है. उसके बाद आपने देखना है कि अब आपकी क्लासेस किस किस टाइम पे है, वो टाइम मेंशन करना है. और फिर हर क्लास की, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट नेचर है. लाइक ऑडिट को क्लास के अलावा डेली 2 घंटे चाहिए अगर इसी अटैम्प्ट में पास करना है. तो अगर इस अटैम्प्ट में पास नहीं करना तो फिर जितना मर्ज़ी टाइम दे लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
मीन ऑडिट को इस अटेम्प्ट में पास करने के लिए आपको 300 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 1 घंटा 100 क्लासेस में हमारा चलेगा, 200 घंटे डेली बेसिस पे जो 2 घंटे आपने पढ़ना है। ये 300 घंटे इस अटेम्प्ट में दे दोगे तो इस अटेम्प्ट में पास हो जाएगा, वरना बाकी घंटे नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना पड़ेंगे पास करने के लिए। कुछ लोग नेक्स्ट में भी 300 पूरे नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में बात चली जाएगी, वहाँ पे भी पूरे नहीं हुए, फिर नेक्स्ट में बात चली जाएगी। और ये पेपर स्टूडेंट्स कई को मैंने देखा है रुलाता है। ये पेपर के बारे में एक मेरी मिथ है कि या तो पहली अटेम्प्ट में पास होगा या चौथी अटेम्प्ट में पास होगा। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो ये पेपर दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट या पहली अटेम्प्ट में पास करेंगे या तो चौथी अटेम्प्ट में। क्यों? इतना बोरिंग काम है कि इससे बोरिंग काम दुनिया में कौन है थ्योरी पढ़ना, और ऊपर से वो थ्योरी जो ज़िंदगी में कभी देखी सुनी भी नहीं है, ना हमने ये काम कभी किए हैं ना देखे हैं। इन चीज़ें समझना अब्जॉर्व करना ही बड़ी बात है, और उसके बाद पढ़ना बड़ा औखा काम है। इसलिए कोशिश करनी है कि अपना एक टाइम टेबल प्लीज़ आज जाके बनाना है। प्लीज़ ये 6 माह ज़ाया नहीं करने, ये सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर ये काम आज हमने कर लिया तो। और ये टाइम टेबल बना के अपने बेडरूम में, अपने बेड के साथ, अपनी अलमारी के साथ, अपने दरवाजे के साथ, दीवार के साथ चिपकाना है। लोग कहेंगे कि बच्चों वाली हरकत, खैर है, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। आपने इसे ये करना है, उन्होंने नहीं करना। इसको 1 वीक फॉलो करना है, 1 वीक फॉलो करना है। 1 वीक बाद दोबारा इसको देखना है, क्या मैंने ऐसे ऐसे ही किया पूरा वीक। अगर तो किया है दिस मीन आपकी रूटीन बन गई है। इसको उतार के फाड़ के फेंक देना, कोई देख ना ले, उस रूटीन को फॉलो करते रहना। और 1 वीक बाद इसको दोबारा देखना है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर इसे भी उतार के फाड़ के फेंक देना है, अपनी किताबें भी फाड़ के फेंक देनी है, और अपने आप को समझा लेना है तुमसे ना हो पाएगा। मीन टाइम वेस्ट नहीं करना, वो काम करने हैं जो इसे फॉलो ना करके किए। मीन कोई चीज़ पूरी करनी है आपने, या स्टडी या फिर वो चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ।